हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने किया था बोहर्स थ्योरी के बारे में। बोहर्स थ्योरी के बारे में हमने जब किया था तो हमने ये समझा था किस तरीके से बोहर ने एटॉमिक थ्योरी के अंदर एटम के अंदर क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट यूज करके और एक कुछ एजम्पशंस लेकर ये एक्सप्लेन किया था कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे है एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही ट्राइड टू एक्सप्लेन। But today we are going to talk about the theory which actually proved Bohr's very basic postulate wrong. यानी कि बोहर ने जो ये समझा था कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल है उसी को यहां पर रिफ्यूट किया जा रहा है। आज हम करने वाले हैं डी ब्रॉगलीज इक्वेशन और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो माय नेम इज अनूप वशिष्ठ एंड एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत बेहतरीन रैंक्स मिल चुकी हैं। एंड नाउ वी आर हेयर ऑन द मेधावी बैच फॉर नीट 2022-2023 विच इज अ श्योर वे टू सक्सेस। यहां पे इस बैच के अंदर सुबह 8 बजे महेंद्र सर की क्लास है, 10 बजे मेरी क्लास है, 11:30 बजे कोमल मैम की क्लास है, 1 बजे आकांक्षा मैम की क्लास है और 3 बजे सीप मैम की क्लास है। यानी कि कॉन्टिन्यूटी के अंदर पूरे के पूरे चारों सब्जेक्ट, इनफैक्ट केमिस्ट्री के 2, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जुआलॉजी, सारे के सारे सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट आपके साथ हो रहे हैं। दिस इज आर टेलीग्राम चैनल t.me/unacademyneet_official। यहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सारे के सारे कोर्सेज के बारे में, सारे के सारी चीजों के बारे में। यहां पर आपको इस जो सेशन चल रहा है उसके नोट्स भी यहां पर मिल जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ unacademy.com/@अनूप वशिष्ठ पर। यहां पर आपको मिल जाते हैं सारे के सारे स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन। सारे के सारे क्लासेस पे आप जुड़ सकते हैं, आप उनके लिंक्स पे आ सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द प्लस क्लासेस एंड द स्पेशल क्लासेस। मेधावी बैच हमारा चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड AV Live। मेधावी बैच कंटिन्यूटी में चलता चला जा रहा है। साथ ही साथ अनअकैडमी इज द परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर नीट यूजी, क्योंकि हमारे पास है बहुत सारे कॉम्बिनेशन कोर्सेज जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरेक्ट विद एजुकेटर्स, लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड्स, टेस्ट सीरीज और उनके एनालिसिस, और साथ ही साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ अनअकैडमी हेल्प्स यू टू गेट इवन द फाइनेंशियल असिस्टेंस। अभी 10 बजे के बाद जब आपकी क्लास खत्म होती है, आप यहां पर कॉल कर सकते हैं 8100866666। ये नंबर है, इस पे कॉल करके आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है। साथ ही साथ हमारा इंडिया बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसे बोलते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट। इसमें 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स हैं। आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। हर संडे को 11 बजे ये टेस्ट होता है और इसमें आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वी टॉक अबाउट द डी ब्रॉगलीज इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले एक बात, एटॉमिक स्ट्रक्चर, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली ने 1924 में एक बोल्ड हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लाइट की एक ड्यूअल नेचर होती है उसी तरीके से मैटर की भी ड्यूअल नेचर होनी चाहिए। अब बड़ा फिलोसॉफिकल रीजन था यह मानने का कि मैटर की ड्यूअल कैरेक्टर होनी चाहिए, जैसे कि द होल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द नेचर लव सिमेट्री। अगर रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। बड़ी अजीब सी बात है ये मानना कि फिलोसॉफिकली कि अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होना चाहिए, अगर ऊपर है तो नीचे भी होना चाहिए। अगर हमारे पास वेव की अगर पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल की भी वेव नेचर होनी चाहिए। सो दैट वाज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू प्रूव। तो हमारे पास है कि according to de Broglie, a wave is associated with every moving particle. These waves are called de Broglie waves or matter waves. De Broglie waves are altogether different from electromagnetic waves. इनका कोई electromagnetic waves जैसा कोई nature नहीं होता. Now we talk about de Broglie's wave equation. What de Broglie actually did. अब डी ब्रॉगली ने कुछ बहुत ही सिंपल से काम किए, बहुत ही सिंपल से काम। अब जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है एंड दैट इक्वेशन इज
E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू, जिसको आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहां पर जब हम एच सी बाय लैम्डा की बात करते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द प्लैंक्स इक्वेशन। Now, this Planck's equation gives us the total energy of the particle of light और photon. Photon की एनर्जी ये देता है। साथ ही साथ हमारे पास एक और इक्वेशन है, एंड दिस इक्वेशन इज E इज इक्वल टू अंडर रूट m नॉट स्क्वेयर c रेज टू पावर 4 प्लस p स्क्वेयर c स्क्वेयर। डू यू रियलाइज ये कौन सी इक्वेशन है? दिस इज आइंस्टाइन्स इक्वेशन, जिसे हम नॉर्मली E इक्वल टू MC स्क्वायर बोलते हैं। यहां पर इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा और डिटेल में लिखा है। वी हैव रिटन E इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c रेज टू पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, जहां पर अगर हम m नॉट की बात करते हैं तो m नॉट इज कॉल्ड द रेस्ट मास। m नॉट इज कॉल्ड द रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब होता है इट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट रेस्ट, या तो वो रुका हुआ है या फिर लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में काफी कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसे रेस्ट मास कहते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। फोटॉन का रेस्ट मास नहीं होता। अब जब हम P की बात करते हैं तो P इज द मोमेंटम। जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट का मोमेंटम इज इक्वल टू E, दैट इज एनर्जी बाय C। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द मोमेंटम ऑफ लाइट, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं और अगर हम फोटॉन की बात करते हैं तो फोटॉन के अंदर m नॉट की तो वैल्यू 0 हो जाती है। तो फोटॉन के अंदर सिर्फ एक रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है, रिलेटिविस्टिक मास होता है। रिलेटिविस्टिक का मतलब है मोशन की वजह से, मोशन इज रिलेटिव। तो ये रिलेटिव पार्ट है, ये मास पार्ट है। फोटॉन के लिए मास पार्ट नहीं होता, फोटॉन के लिए सिर्फ रिलेटिव पार्ट होता है। तो फोटॉन के लिए अगर हम बात करेंगे तो this part becomes 0, E becomes equal to under root 0 plus P square C square। P 0 को हटा दीजिए, E की वैल्यू आ जाती है PC। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, दूसरी इक्वेशन है E इज इक्वल टू PC। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दे, देखो दोनों की दोनों इक्वेशन फोटॉन की एनर्जी की बात करती है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास सीधा सीधा एक्सप्रेशन आता है एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू पी सी। अब यहां पर बहुत क्लियरली आप C और C को कैंसिल आउट कर दीजिए, आपको मिल जाता है यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न, लैम्डा इज इक्वल टू H बाय P। नाउ डी ब्रॉगली आर्ग्यूड कि ये इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन है। ये इक्वेशन हर उस पार्टिकल के लिए भी वैलिड है जो एक अच्छी खासी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो दैट इट हैज अ रिलेटिविस्टिक पार्ट एज वेल। तो अगर एक पार्टिकल की इतनी स्पीड हो जाती है कि उसमें एक रिलेटिविस्टिक पार्ट है, तो उस रिलेटिविस्टिक पार्ट के लिए ध्यान रखना, पूरे पार्टिकल के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड से चलाओगे तो वो पार्टिकल नहीं रहेगा, वो पार्टिकल रहेगा, लेकिन पार्टिकल होने के साथ साथ उसमें एक वेव कैरेक्टर भी आ जाएगा, उसकी भी एक वेव लेंथ हो जाएगी। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, तो मैं ये बात सिंपल सी बोलता हूं कि यदि आपको एक भाषा आती है जिसे हम कहते हैं हिंदी, और यदि आप हिंदी भाषा को सीखने के बाद यदि अंग्रेजी भाषा सीख जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हिंदी भाषा भूल जाएंगे। आप अंग्रेजी भाषा भी सीख जाते हैं, लेकिन हिंदी वहीं की वहीं रहती है। बिल्कुल उसी तरीके से इफ अ पार्टिकल इज मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, तो उसका पार्टिकल नेचर रहता है, लेकिन पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसमें एक वेव नेचर भी आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको H बाय P को H बाय एम वी भी लिख सकते हैं, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये इक्वेशन सिर्फ तब वैलिड है व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग एट अ स्पीड
कंपेरेबल टू लाइट, यानी कि उसकी एक रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी होनी चाहिए, अदरवाइज ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी। मतलब कि आप अगर आप बात करेंगे एक हाथी धीरे धीरे चल रहा है, तो वो धीरे धीरे चल रहा है तो उसका मास बहुत ज्यादा, उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, तो क्या उसका वेव नेचर होगा? उसका वेव नेचर आपको कोई मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे इट इज नॉट मूविंग एट अ हाई स्पीड इनफ। तो ध्यान रखिएगा, हम जब ये निकाल रहे होते हैं कि हाथी की वेवलेंथ, मैं जब ये क्वेश्चन कर रहा था तो लोग कहते थे देखो हाथी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। तो मैं कहता था हाथी को 10 मीटर की स्पीड से क्यों चला रहे हो, खड़ा कर दो, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेवलेंथ इंफिनिटी हो जाएगी। क्यों नहीं कर सकते? जब इक्वेशन में क्वेश्चन हमें बनाने हैं तो व्हाई कांट वी डू अ वेरी लो वेलोसिटी, व्हाई डू वी हैव टू हैव अ वेरी लो मास? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वेलोसिटी कम होगी तो रिलेटिविस्टिक पार्ट ही नहीं होगा। इसीलिए जब इसके एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे तो वहां पर एक्चुअली द पार्टिकल्स वर एक्सेलरेटेड टू अ हाई स्पीड। दैट्स व्हाट आई सॉ। चलिए, यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। नाउ दिस इक्वेशन इज वेरी पिक्यूलियर। यहां पे हम बात कर रहे हैं वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल की। अब केमिस्ट्री डजंट गो विथ थ्योरी, फिजिक्स में गो विथ थ्योरी, एक थ्योरेटिकल में चलता है, लेकिन केमिस्ट्री डजंट गो विथ थ्योरी। केमिस्ट्री में सीधी सी बात आती है कि भाई ये ऐसे होना चाहिए, तो केमिस्ट्री वाले कहते हैं चल लेबोरेटरी में चल, करके दिखा दे, हम मान जाएंगे। अगर आप करके नहीं दिखा सकते तो बोलने की बात नहीं है, होने को पता नहीं क्या क्या हो सकता है। हमने देखा कि कार्बन की वैलेंसी 5 हो सकती है, तो भैया 5 वैलेंसी बना के दिखा दो। किसी ने कहा नोबल गैस कंपाउंड बन सकते हैं, तो सीधी सी जवाब आया बना दो। अगर नोबल गैस कंपाउंड बन गए तो हम मान लेंगे कि बन सकते हैं, अगर नहीं बने तो चुप रहो। अल्टीमेटली बार्टलॉट ने बना दिया नोबल गैस कंपाउंड, और हमने मान लिया कि नोबल गैस कंपाउंड बनते हैं। फिर सारी की सारी थ्योरी साइड पे करके नई थ्योरीज बना डाली। दैट्स व्हाट केमिस्ट डू। तो केमिस्ट बात करते हैं हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो, हमें रिजल्ट बता दो, हमें दिखना चाहिए कि ये हो रहा है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जब तक हमें दिखेगा नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। तो यहां पे E इज इक्वल टू एमवी, ये लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एमवी, दैट वाज डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन। अब बात आती है एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए? तो एक्सपेरिमेंट किया डेविसन एंड जर्मर। तो डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया डी ब्रॉगलीज के लिए। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच न्यू। Further, the energy of relativistic particle is given by E is equal to A under root m square c raised to power 4 plus p square c square. M not rest mass, p is the momentum, c is the velocity of light. So, इस इक्वेशन को अगर इक्वेट करते हैं तो E की वैल्यू PC के बराबर आ जाती है, और P आ जाता है h बाय लैम्डा, लैम्डा कम्स आउट टू बी h बाय P। ठीक है, और यहां पर हमारे पास आ जाता है, डी ब्रॉगली ने असर्ट किया the equation is completely general formula and applies to photons as well as other moving particles. The momentum of a particle of mass m moving with the velocity of v is mv. Hence, de Broglie wavelength is lambda is equal to h by mv. इसे कहा जाता है de Broglie's relation. It connects the momentum, which is characteristic of a particle, with the wavelength, which is the characteristic of a wave. तो ये है dual character of wave. Further, इस इक्वेशन से पता चलता है जितना पार्टिकल हल्का होगा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ उतना ज्यादा होगी। फास्टर द पार्टिकल मूव द स्मॉलर इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज और नेचर ऑफ द पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस वेवलेंथ का चार्ज से और पार्टिकल की नेचर से कोई लिंक नहीं है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। किसका पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल है, कुछ नहीं पता। और ये जो मैटर वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय चार्ज पार्टिकल्स। तो यहां पे कोई चार्ज का लिंक नहीं है। अब आया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर डिड द एक्सपेरिमेंट विच एक्चुअली प्रूव्ड द डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सरेज ली and they allowed the x-rays to fall on a nickel crystal. They allowed the x-rays to fall on a nickel metal crystal. यहां से x-rays डाली गई। जब x-rays निकल मेटल क्रिस्टल से पड़ती हैं तो दे शो अ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होता है। So here we have the light region, a light region, light region, light region,
लाइट रीजन, इस बीच में डार्क रीजन है, दिस इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, अब यहां पर जब हम इस डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करते हैं तो यहां पर 1 2 3 4 n, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन या ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर हमारे पास एक ये एंगल है थीटा, और यहां पर जिस स्लिट के थ्रू जा रहा है, इस स्लिट की जो ये विड्थ है दैट इज डी। अब यहां पर एक्सरेज के डिफ्रैक्शन के लिए ब्रैग्स इक्वेशन है, ब्रैग एंड ब्रैग्स इक्वेशन, दैट ब्रैग्स एंड ब्रैग्स इक्वेशन सेज n lambda is equal to 2d sin theta। अब इसमें से n और थीटा तो मिल जाएंगे एक्सपेरिमेंट से। अगर आपको डी पता है तो आप लैम्डा निकाल सकते हो, अगर आपको लैम्डा पता है तो आप डी निकाल सकते हो। तो यहां पे जो एक्सरेज यहां पे पड़ रही थी, इसका लैम्डा हमें पता था, तो हमने इस लैम्डा का यूज करके डी निकाल लिया। तो दैट्स हाउ वी फाइंड द डी फ्रॉम एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब जब यहां पे एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न यूज कर लिया तो अब क्या किया, एक्सरेज हटाई एंड वी हैव हाई एनर्जी कैथोड रेज, हाई एनर्जी कैथोड रेज, इवन फास्टर एक्सेलरेटेड कैथोड रेज, सीधी सीधी भाषा में इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ को थ्रू द डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, तो उनकी वेवलेंथ बहुत सिमिलर आ जाती है एक्स रेज की। तो डेविसन एंड जर्मर सेड कि अगर डी ब्रॉगलीज इक्वेशन सही है तो वो इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल एक्स रेज की तरह बिहेव करना चाहिए। डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव ओनली, पार्टिकल्स डिफ्रैक्शन शो नहीं करते, पार्टिकल्स इंटरफेरेंस शो नहीं करते। तो यहां पर जब हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो n lambda 2d sin theta, दिस इक्वेशन शुड बी वैलिड इवन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर ये जो एक्स रेज जो कैथोड रेज थे, दे वर अलाउड टू फॉल ऑन द निकल क्रिस्टल। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है तो ये क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। दूसरी बात, यहां से हमें अब डी पता है, हमें थीटा मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट से, एन हमें मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट से, तो लैम्डा कैन बी मेजर्ड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। अब ये लैम्डा जब मेजर होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि डी ब्रॉगली की इक्वेशन सही है या गलत। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो यहां पर इस डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी, ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है या नहीं, और अगर वो वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करता है तो डी ब्रॉगलीज इक्वेशन सही है या गलत। व्हाट हैपेंड वाज इलेक्ट्रॉन शोज डिफ्रैक्शन पैटर्न। यस, electron shows diffraction. And more important than that, the diffraction pattern observed gives us the wavelength of the electron, and the wavelength of the electron agrees beautifully with the wavelength calculated from de Broglie's equation. तो हम डी ब्रॉगलीज इक्वेशन से जो वेवलेंथ मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो वेवलेंथ यहां पर आराम से वेरीफाई हो जाती है। तो इट वॉज प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। Two people got the Nobel Prize in 1937 for physics, that is their X-ray or the electron diffraction of crystals. One of them, Davison. Other of them, Thomson. Remember, J.J. Thomson nahi, G.P. Thomson. So one Thomson got the Nobel Prize for proving electron to be a particle. Yes, Thomson, J.J. Thomson proved electron to be a particle. Cathode rays की property, mass निकाला, उसका kinetic energy निकाली, तो prove किया कि electron is a particle. Other Thomson got the Nobel Prize for disproving other Thomson wrong. He got the Nobel Prize for proving electron to be a wave, and the irony is
जीपी थॉमसन वॉज सन ऑफ जे जे थॉमसन। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नोबेल प्राइज अपने पास रख लिया, ठीक है, चाहे वेव मान लो चाहे पार्टिकल मान लो, हमें तो नोबेल प्राइज अपने पास ही रखना है। सो दे गॉट द नोबेल प्राइज फॉर प्रूविंग द इलेक्ट्रॉन टू बी अ वेव। तो दैट वाज द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसने यह प्रूव कर दिया दैट इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। तो यहां पर हमें डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल मिल जाती है कि पार्टिकल्स डू हैव अ डुअल नेचर। ठीक है। So the de Broglie's bold hypothesis regarding wave character of electron received first experimental support from Davison and Germer. They found that the impact of electrons resulted in the production of diffraction patterns which were similar to those given by X-rays under similar conditions. This was the Davison and Germer experimental setup. This was on the nickel target, electron beam, diffraction pattern, diffracted electron beam, movable detector, और हमने पता कर लिया कि ये same pattern देता है as X-rays. Since X-rays possess wave character, the experiment gave direct evidence for the wave character of electron as well. They used the Bragg's equation for X-rays, which was valid even for electron, n lambda is equal to 2d sine theta, and found the wavelength for electron. The value was very close to that obtained by de Broglie's equation. Experimental thus offered full support to de Broglie's waves, views and his equation. तो लीजिए de Broglie की इक्वेशन सही साबित हो गई। अब बात आती है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव नेचर, अभी अभी हमने प्रूव किया, पर इलेक्ट्रॉन हैज अ पार्टिकल नेचर क्योंकि इट हैज मास एंड काइनेटिक एनर्जी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से जे जे थॉमसन अगेन। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फॉर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच अलाउड द एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ मास। When electron strikes a zinc sulfide screen, it produces a spot, ये इंपॉर्टेंट है, spot of light known as scintillation. ये जो spot है, ये spot फैलता नहीं है, एक straight point पर है, इस वजह से ये एक particle होना चाहिए, one scintillation point. Okay. This indicates that the scintillation and therefore the striking electron must be localized and not spread out as a wave. वो अलग बात है कि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो वो एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं और एक्सरेज scintillation को स्प्रेड कर देता है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन वुड बी प्रोड्यूसिंग अ सिंगल पॉइंट। तो चलिए अब कुछ कैलकुलेशन कर ले, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लें। डी ब्रॉगलीज इक्वेशन है बहुत छोटी सी, क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे कि हमारे पास है कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन present in the nucleus of diameter 10 raised to power minus 14 meter. Take the mass of the electron to be 10 raised to power minus 30 किलोग्राम। ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है। यहां पर जब हम बात करते हैं वेवलेंथ की, मिनिमम वेलोसिटी की बात करें इन द न्यूक्लियस, तो हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। ठीक है, ये हमारे पास लैम्डा आ जाता है इक्वल टू एच बाय एम वी। तो अगर हम वेलोसिटी मिनिमम रखेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। अब एक बात का ध्यान रखना, किसी भी बॉक्स के अंदर अगर हम एक वेव रखते हैं तो उस वेव की वेवलेंथ इस बॉक्स की लेंथ से बड़ी नहीं हो सकती। यहां पे अगर ये इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस में रखते हैं तो द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि लैम्डा मैक्स is equal to diameter. It is equal to the diameter of the nucleus. ध्यान रखना इस छोटी सी बात को। तो यहां पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 10 रेज टू पावर माइनस 14, जो कि नॉर्मल न्यूक्लियस से बड़ा ही है। न्यूक्लियस का डायमीटर एक्चुअली 10 रेज टू पावर माइनस 15 में होता है, इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34। ठीक है, divided by m, the mass of the electron, let's take it 10 raised to power minus 30, and the velocity हमें निकालनी है। So we need to find the velocity. तो velocity जब हम निकालेंगे तो velocity would turn out to be equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34 plus 30। ठीक है, अब ये भी नीचे आएगा तो प्लस 14। इज दैट क्लियर? यही आएगा ना? ओके, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर
10 meters per second. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 200 times of velocity of light. Can you see that? It is coming out to be 200 times the velocity of light. ठीक है? Since electron cannot have velocity greater than light, electron cannot exist in nucleus. Now, Bohr's theory was first theory. De Broglie's equation was the first equation which said without any doubt कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इससे पहले यह कोई बात ही नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. भाई न्यूक्लियस के बाहर एक शेल में एग्जिस्ट करेगा लेकिन न्यूक्लियस में तो एग्जिस्ट कर सकता है ना. This is how we can say that the electron cannot exist in the nucleus. Any confusions to that? एक और, calculate the de Broglie wavelength of a bullet of mass 10 grams moving at a velocity of 10 kilometers per second. अच्छी खासी वेलोसिटी है हमारे पास. तो कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी. ठीक है, यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बुलेट 10 ग्राम्स. ध्यान रखना, इट विल बी 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. हमें मास किलोग्राम में चाहिए, ग्राम में नहीं. ये गलती इस क्वेश्चन में मत कर देना. यहां पे मास किलोग्राम में, एग्जाम में ग्राम में दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा. और क्वेश्चंस के अंदर जब ऑप्शन दिए जाएंगे उन ऑप्शन में कोई नंबर का चेंज नहीं होगा कैलकुलेशन में, सिर्फ पावर्स का डिफरेंस होगा और वो भी पावर 3 से आपको फर्क पड़ जाएगा. किलोग्राम वेलोसिटी इज 10 किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड. यहां पे मजेदार बात यह है कि अगर आप दोनों को ही चेंज करना भूल जाएंगे तो गलती कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि यहां पे 10⁻³ करना है, यहां पे 10⁻³ करना है. आंसर बहुत इजी सा बन जाएगा. यहां पर आप सीधा सीधा इसको कैंसिल आउट कर दीजिए. ये 10⁻³ और ये 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया. ओके, सो हियर वी हैव 100 और 100 ऊपर जाके 10⁻⁻36 बना देगा. तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू आएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻36 मीटर्स. इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर हमारे पास ये जो वेलोसिटी है, दिस इज मच 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 स्मॉलर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो यहां पर अगर हम बात करें वेव नेचर की, तो वैसे भी इस बुलेट की कोई भी वेव नेचर नहीं थी. और अगर वेव नेचर है भी तो ये जो वेव लेंथ है वो इतनी छोटी है कि हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसे मेजर नहीं कर सकता. तो दिस इज ऑब्वियसली नो वेव नेचर. तो यहां पे हमारे पास कोई वेव नेचर नहीं आ पाती. इस वेव नेचर को हम, वेव लेंथ को हम मेजर नहीं कर पाते. तो दैट इज व्हाई वी कैन से कि डी ब्रॉगलीज इक्वेशन चाहे किसी भी पार्टिकल के लिए वैलिड हो, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए ही सिग्निफिकेंट हो पाती है, क्योंकि अगर पार्टिकल सब एटॉमिक नहीं है तो ये वेव मेजर ही नहीं हो सकता. तो इट इज ओनली प्रॉपरली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. वो अलग बात है कि ये वेव थ्योरी हैज बीन प्रूव्ड for neutrons, for alpha particles, and even the heavy particles like Buckminster-Fullerene. तो Buckminster-Fullerene के लिए भी ये प्रूव किया जा चुका है कि वेव नेचर है. और इसी वेव नेचर के ऊपर बेस्ड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और साथ ही साथ हमारे पास जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, उसी तरीके से हमारे पास न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न भी होता है, विच इज इवन मोर प्रिसाइज दैन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न, क्योंकि न्यूट्रॉन की वेवलेंथ और छोटी होगी ना. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वी कैन हैव द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो हम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी ली जाएगी? V वुड बी इक्वल टू
2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। बोर्स थ्योरी में हमने कैलकुलेट किया ना वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे v की वैल्यू ये आ जाएगी, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 divided by 10⁻⁻30 as the mass of the electron multiplied by 2.18 into 10⁻⁶. So I think we get 2.2, 3 कर लें तो we are going to get it approximately 3 into 10⁻⁻10 meters. Measurable, small value, कोई दिक्कत नहीं है. So that is what we have as the rate, the diameter, the wavelength of the electron in the first orbit of hydrogen. काफी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है, आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. मैंने यहां पे सीधा सीधा 2.2 ले लिया, 2.2 को 3 से कर दिया, 3 ले लिया, यहां पर 3 लेके 3 इंटू 10⁻, यहां पे 10⁻⁻4 हो जाएगा, यहां पे 6 ऊपर आके 10⁻⁻10 हो जाएगा. तो 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हमारे पास वैल्यू आ जाती है. दैट इज 3 एंगस्ट्रॉम. मेजरेबल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है. अब यहां पर अब बात आई कि जब हमने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, तो बोहर की थ्योरी को प्रॉब्लम होने लगी. अब लोग जो है ना आसानी से चेंज होते नहीं है. पीपल हैव अ टेंडेंसी टू स्टिक टू व्हाट इज देयर. पुरानी जो चीजें हैं उनके साथ चिपकने का शौक होता है लोगों को, वो आसानी से उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते. तो व्हेन दे वांट टू स्टिक, दे कहते हैं कि द नोड्स मस्ट रिमेन फिक्स्ड. फॉर अ वेव टू एग्जिस्ट इन अ क्लोज पाथ, इट मस्ट बी अ स्टेशनरी वेव. दैट मीन्स इसकी नोड फिक्स रहनी चाहिए. सो किसी भी क्लोज पाथ में अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट की बात करें, तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. Now, electron being in a circular orbit around the nucleus, it must stay as a standing wave. Standing wave मतलब कि इसकी नोड्स शिफ्ट नहीं होनी चाहिए. तो अगर ये एज अ स्टैंडिंग वेव है, दिस इज द स्टैंडिंग वेव. अगर ये स्टैंडिंग वेव है तो इसकी जो नोड्स हैं, दीज मस्ट रिमेन फिक्स्ड. और इसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 pi r. That is the circumference. Now the circumference must be equal to n lambda. ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है, दिस इज r of nth orbit and this n is the same as the nth orbit n. अब ये भी एक assumption था, ये भी एक कंडीशन थी कि चलिए हम ये मान लेते हैं. अब ये हमारे पास वेव्स है. दिस इज व्हाट वी हैव एज अ स्टैंडिंग वेव. If it is not integral multiple, the wave would interfere with itself and cancel or annihilate itself. ये अपने साथ ही merge करके annihilate कर देगा. For an electron to exist as a wave in a stationary orbit, it must be a stationary wave. Considering the orbit to a circle, the path will be the circumference. तो हमारे पास आ गया ये n lambda is equal to this. ठीक है. ओके. अब यहां पे एक छोटा सा डेरिवेशन कर सकते हैं, बहुत छोटा सा डेरिवेशन. हमारे पास आ गया 2 pi r इज इक्वल टू n लैम्डा, यानी कि 2 pi r n इज इक्वल टू n लैम्डा. अब लैम्डा क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m v n. Velocity of the electron in the nth orbit and m is the mass of the electron. ठीक है. इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. You are going to get 2 pi r n is equal to h n h by m e v n. एक हल्की सी जगलरी, एक हल्का सा ट्विस्ट, and what we get is nh by 2 pi is equal to me
VNRN. And this is the Bohr's postulate. Some people said कि देखो बोहर्स postulate हम डी ब्रॉगलीज इक्वेशन से निकाल सकते हैं तो बोहर postulate must be right. लेकिन this calculation is the biggest idioticity क्योंकि आप सारा का सारा फिर से assumption लिए चले जा रहे हैं. पर ठीक है, assumption गलत है, इक्वेशन गलत है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं. तो यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, प्यारा सा क्वेश्चन फॉर द बोहर्स postulate फ्रॉम द डी ब्रॉगलीज इक्वेशन. और क्वेश्चन क्या आता है? ये हमारे पास डेरिवेशन आ जाता है विच इज बोहर्स postulate. क्लियर? चलिए, calculate the wavelength of an electron in the third orbit of an element if the radius of the first orbit is x. तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हमारे पास x है, तो हमें थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है. ठीक है, हमारे पास है रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, लेट्स से आर नॉट कह दे, दैट इज इक्वल टू x. रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट is equal to r naught x square. ठीक है, ओके, सॉरी इट्स r naught n square. r naught n square. तो r3 will come out to be x into 3 square. So R3 is 9x. तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट है. डी ब्रॉग ये हमने निकाला सीधा सीधा बोहर्स इक्वेशन से. नाउ हमारे पास है n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर एन. n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर एन. अभी तो कैलकुलेट किया, n की वैल्यू हमारे पास 3 है, इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 9x. लो जी, हमारे पास इक्वेशन आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 6 पाई x. समझ रहे हो, ये चीज अक्सर स्टूडेंट मिस कर जाते हैं. वो सीधा सीधा यहां पे ये r की जगह x डाल देते हैं और आंसर गलत आ जाता है. यहां पे r की जगह x नहीं है, यहां पे जो r दे रखा है, आपको जो दे रखा है वो फर्स्ट ऑर्बिट का r है, दैट इज x. ये x यहां नहीं डालना, x से आपको पहले थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है. अब ये थर्ड ऑर्बिट की जगह सेकंड ऑर्बिट हो सकता है, फोर्थ ऑर्बिट हो सकता है, सिक्स्थ ऑर्बिट हो सकता है, 7th 10th 11th कुछ भी ऑर्बिट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां पे सब्स्टिट्यूट करके पहले आर एन की वैल्यू निकालिए, उसे यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. ये वाला n और आर एन का n सेम है. ओके, सो दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन. तो हमारे पास आर एन की वैल्यू है n स्क्वायर अपॉन जेड आर नॉट. अब आर नॉट बाय जेड इज इक्वल टू एक्स, तो x की जगह हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर हमारे पास आ गया. इज दैट क्लियर? सो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 6 पाई x. तो दैट इज द वैल्यू. So that is the de Broglie's equation, and that is what we have as Bohr's derivation out of it. What would be the wavelength of lambda of an electron having the velocity 1% of light? Light की speed होती है 3 into 10 raised to power 8 meters per second. 1% of light will be 3 into 10 raised to power 6 meters per second. I think value निकालना कोई मुश्किल नहीं है. Lambda is equal to h by mv. So that is equal to h upon h का मतलब 6.626 into 10 raised to power minus 34, m 9.1 into 10 raised to power minus 31, v 3 into 10 raised to power 6. Can you calculate it? I don't think so. There should be a problem. जल्दी जल्दी calculate करो और आंसर दो. Okay? बाकी कैलकुलेशन अगर सिंप्लीफाई करने तो बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स गेट अलोंग विद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. बड़ा सिंपल सा, बड़ा बढ़िया सा प्रिंसिपल है, बहुत ही मजेदार सी चीज है.
जब इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं, हाइजेनबर्ग थॉट कि यार बड़ा पंगा हो रहा है। डी ब्रॉगली, ये जो डी ब्रॉगली की इक्वेशन है, कभी बोहर्स की इक्वेशन को सही बता देती है, कभी गलत बता देती है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वेव है। खैर, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल या वेव से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये बोहर की इक्वेशन जो है, बोहर का जो पॉस्टुलेट है, एन एच बाय टू पाई इज इक्वल टू एम वी आर, ये सही है या नहीं। तो वी राइट इट एज एन एच बाय टू पाई इज इक्वल टू एम वी आर। ठीक है। अब यहां पर n एक इंटीजर है और ये पार्ट एक कांस्टेंट है। दिस पार्ट इज अ कांस्टेंट। अब सवाल यह आता है कि अगर किसी तरीके से हम ये एम वी और आर को निकाल लें, अगर इसको मेजर कर ले, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली इसके बराबर है या नहीं, या h बाय टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है या नहीं। नाउ एम वी इज व्हाट वी कॉल एज मोमेंटम। mv is what we call as momentum, and r is the position of electron. R is the position of electron with respect to the nucleus. ठीक है। So R is the position of the electron with respect to the nucleus. अगर हम ये दोनों चीजें निकाल लें, तो हमें यह पता चल जाएगा कि बोहर का पॉस्टुलेट सही है या गलत। बहुत सिंपल सी बात है। बट सवाल यह है कि ये हम निकालेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे। तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा तरीका बताया। देखो भाई, हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास ऑर्बिट है, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गामा रेडिएशंस डालेंगे। वी आर गोइंग टू पुट गामा रेडिएशन ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। अब जब ये गामा रेडिएशन यहां पर इस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करेंगी, ऐसे 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 ये गामा रेडिएशन यहां पर स्ट्राइक करेंगी, तो ये इलेक्ट्रॉन से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। हम इसे डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएगा। लेट अस से ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएगा, तो ये गामा रेडिएशन यहां पर स्ट्राइक करेंगी और फिर से वी आर गोइंग टू डिटेक्ट इट। तो डिटेक्ट करने पर हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने टाइम में ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस हमें मिल गया, टाइम हमें पता चल गया, हमें इसकी वेलोसिटी पता चल गई, हमें इसका मास पता चल जाएगा, और साथ ही साथ दो गामा रेडिएशन से हमें इसकी पोजीशन पता चल जाएगी। सो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता चल जाएगा कि ये कहां पर है और कैसे है। सिंपल, क्लियर। बट इसमें एक ड्रॉबैक है, बहुत सिंपल सा ड्रॉबैक है। अब वो ड्रॉबैक ये है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल ये कहता है कि लेट अस से यहां पर एक मच्छर है, इस पे यहां पे एक मच्छर उड़ रहा है। मैंने क्या किया, उस मच्छर को लिया और मार दिया। मैंने मच्छर को मार दिया। अब ये मच्छर मेरे हाथ के नीचे कहां पर है, क्या आप बता सकते हो? कैन यू टेल मी कि वेयर इज दैट मॉस्किटो अंडर माई हैंड? क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मेरा हाथ का साइज इतना बड़ा है और मच्छर यहां पे छोटा सा है। यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कहीं पर भी हो सकता है। तो माई हैंड इज द एरर इन द पोजीशन ऑफ द मॉस्किटो। तो अगर मैं ऐसे पकड़ के ऐसे कहीं पे हाथ करके मच्छर की पोजीशन निकालना चाहता हूं, तो मैं कभी नहीं निकाल सकता, बिकॉज दिस मच एरर विल ऑलवेज बी देयर। रीजन, मेरा हाथ इतना बड़ा है। तो मैं मच्छर की एग्जैक्ट पोजीशन कभी अपने हाथ का यूज करके निकाल ही नहीं सकता। दैट विल ऑलवेज हैव एन एरर इन द पोजीशन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि एरर इन द पोजीशन क्यों आ रहा है। ठीक है। अब उसी तरीके से जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो ये, लाइट कैन नॉट टेल exact
position of any particle the size of which is smaller than half its wavelength। तो अगर लाइट की वेवलेंथ से के आधे से किसी पार्टिकल का साइज छोटा है तो लाइट उसकी पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बता सकती। हाफ वेवलेंथ का एरर हमेशा रहेगा, हमेशा हाफ वेवलेंथ का एरर रहेगा, बता ही नहीं सकते आप। ठीक है। और अगर हम गामा रेडिएशन की भी बात करते हैं तो गामा रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो भी इलेक्ट्रॉन के साइज से बड़ी है। तो गामा रेडिएशन का जो वेवलेंथ का हाफ है वो तो एरर रहेगा ही रहेगा। तो सिंपल एज दैट, वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बात खत्म। ठीक है। सो exact position of electron cannot be determined। Exact position of the electron cannot be determined। बात वहीं पे समाप्त हो जाती है। ओके okay. बात करते हैं दूसरी चीज की। लेट्स टॉक अबाउट द मोमेंटम। अब लेट अस से मच्छर उड़ रहा है, अब मैं मच्छर की पोजीशन निकालना चाहता हूं। मैं क्या करता हूं, फुटबॉल फेंक के मारता हूं, फुटबॉल फेंक के मारता हूं मच्छर पे। मच्छर से फुटबॉल टकराती है और फुटबॉल डिफ्लेक्ट हो जाती है। तुम भी कहोगे सर मजाक कर रहे हो क्या, मच्छर से टकरा के फुटबॉल डिफ्लेक्ट होती है। बट हम तो वही करेंगे, हम मच्छर को फुटबॉल मार के फुटबॉल को डिफ्लेक्ट करेंगे और फुटबॉल के डिफ्लेक्शन से हम ये पता करेंगे मच्छर की पोजीशन क्या थी, हम ये पता करेंगे मच्छर का मोमेंटम क्या था। भाई सीधी सी बात है, जब फुटबॉल मच्छर से टकराएगी तो पहली बात फुटबॉल इतनी बड़ी है, इतने बड़े में कहीं पे भी मच्छर टकरा जाए, टकरा गया तो इतना एरर तो फुटबॉल के डायमीटर का एरर तो हमारे पास है ही है। चलो रेडियस का एरर मान लो आधा, लेकिन जब फुटबॉल मच्छर से टकराएगी तो क्या मच्छर वहीं पे खड़ा रहेगा? मच्छर फुटबॉल को किक मारेगा। जब मच्छर से फुटबॉल टकराएगी तो मच्छर नहीं डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मच्छर का मोमेंटम भी तो चेंज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जब गामा रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट करती हैं, देन इन दैट केस गामा रेडिएशन जो एग्जिट कर रही है उसकी वेवलेंथ जो गामा रेडिएशन एंटर कर रही है उससे डिफरेंट होती है। सम अमाउंट ऑफ मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो गया ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मोमेंटम भी नहीं निकाल पाते। ठीक है। सिंस गामा रेडिएशन बिहेव as particles, since gamma radiations behave as particles, they change the momentum of electron। Since gamma radiations behave as particles, they change the momentum of electron। और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज कर देते हैं, इस वजह से we cannot find the exact momentum as well। So exact momentum cannot be determined। एग्जैक्ट तो हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, बात खत्म हो गई। लेकिन एक बड़ी मजेदार सी बात है, आप कहोगे सर एक काम करते हैं, हम गामा रेडिएशन की जगह कोई लो मोमेंटम रेडिएशन यूज कर लेते हैं। वी यूज लेट अस से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज कर लेते हैं, विजिबल लाइट यूज कर लेते हैं, इंफ्रारेड यूज कर लेते हैं, रेडियो वेव्स यूज कर लेते हैं।
बेटा मोमेंटम तो चेंज कम होता चला जाएगा, लेकिन जो वेवलेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी, पोजीशन का एरर उतना बढ़ता चला जाएगा। मोमेंटम प्रिसाइज करने की कोशिश करोगे, पोजीशन का एरर बढ़ जाएगा, पोजीशन प्रिसाइज करने की कोशिश करोगे, मोमेंटम का एरर बढ़ता चला जाएगा। एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं निकल सकता, लेकिन एक को ज्यादा एग्जैक्ट करोगे तो दूसरे में एरर ज्यादा हो जाएगा। सो इस सब को देखते हुए मिस्टर हाइजेनबर्ग गेव एन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वही बात होती है कि हमने शुरुआत की थी कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं जानते, अब यहां पे बात आ रही है कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जान ही नहीं सकते। वी हैव ओनली द प्रोबेबिलिटी। द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी सब एटॉमिक पार्टिकल कैन नेवर बी डिटरमाइंड। द minimum, or rather I should say the product of minimum error in position and momentum is equal to, greater nahi, is equal to h by 4 pi। यानी कि जब हम इसकी बात करते हैं, इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास आता है डेल्टा P, that is error in momentum, into delta X, which is error in position, is greater than or equal to the minimum value h by 4 pi. And this is what we call as the Heisenberg's uncertainty principle. So this is Heisenberg's uncertainty principle. So be very, very clear about it. ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, हम इसको h बाय 4 पाई की जगह हम इसे ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2 लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज h क्रॉस? h क्रॉस इज इक्वल टू h बाय 2 पाई। बोहर्स कांस्टेंट याद है ना, यहां पर हमने लगा दिया है। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज द इक्वेशन। अब यहां पे इक्वेशन को डेल्टा पी को आप m डेल्टा v भी लिख सकते हो, एरर इन वेलोसिटी, इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Can you see that? This is what we call as Heisenberg's uncertainty principle. So that is what we have. Light cannot tell the exact position of any particle smaller than half its wavelength. Hence, even if gamma radiations are used to find the position of the electron, the error of half wavelength will always be there. तो ये हाफ वेवलेंथ का एरर तो आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट की। व्हाट एग्जैक्टली इज कॉम्पटन इफेक्ट? ये मैंने आपको बता दिया है वैसे, लेकिन फिर से बता रहा हूं। Compton effect is the decrease in frequency and increase in wavelength of gamma radiation when they are reflected from an electron is termed as the Compton effect. This gives us the particle nature of electron. This is due to the transference of the momentum from gamma radiation to the electron. दिस इज अनदर प्रूफ ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यानी कि लाइट अगर पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करती तो वो इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपना मोमेंटम ट्रांसफर नहीं कर सकती थी। ड्यू टू दीज टू रीजंस लाइट कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजिशन निकल ही नहीं सकता। वर्नर हाइजेनबर्ग gave it in 1927. It states that it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of a subatomic particle with absolute accuracy or certainty. If an attempt is made to measure any one of these quantities with higher accuracy, the other becomes less accurate. Clear? The product of uncertainty in position x
And the uncertainty in momentum, that is delta P, M delta V or delta MV, is always constant and is equal to or greater than h by 4 pi. ठीक है, h by 4 pi. So that is what we have as the Heisenberg's uncertainty principle. Is that clear? तो ये था हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी सब एटॉमिक पार्टिकल कैन नेवर बी डिटरमाइंड, दैट इज h by 4 pi. तो चलिए एक क्वेश्चन करें. Calculate the minimum uncertainty in the velocity of an electron present in the nucleus with the diameter of 10 raised to power minus 14 मीटर. अब एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास न्यूक्लियस का जो डायामीटर है, हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो जो डायामीटर है वो हो गई अनसर्टेनिटी. इसके अंदर तो है, दैट इज द अनसर्टेनिटी, दैट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी. जैसे हमने हाथ की लेंथ की बात की थी, तो दैट वाज द अनसर्टेनिटी. तो डायमीटर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स. ठीक है, इतने के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, डेल्टा एक्स हमारे पास डायमीटर हो गया. ओके, हमें वेलोसिटी चाहिए. m हमारे पास है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg, जिसे अप्रोक्सीमेटली हम 10 रेज टू पावर माइनस 30 kg लिख देंगे. ओके, तो डायमीटर हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास मास आ गया. हमें निकालना है डेल्टा वी. तो हमारे पास है m डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स. मिनिमम निकालना है ना, तो वी आर गोइंग टू पुट इट इक्वल टू h बाय 4 पाई. इक्वल टू h बाय 4 पाई डाल देंगे. सो डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू delta x into m. So that is equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34 divided by 4 into 3.14 into 10 raised to power minus 14 into 10 raised to power minus 30. देखो, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालेंगे, ज्यादा लंबे चौड़े खेल के अंदर नहीं पड़ेंगे. तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज अगर हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा 3.14 से 6.626 को डिवाइड कर देते हैं और उसको लेट से 2 लिख देते हैं. वैसे 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा, लेट अस से ओके फाइन 2 लिख देते हैं. वैसे 6.2 ज्यादा आएगा. 4 ये यहां से उड़ाओ, यहां पर इसको 2 कर दो. ठीक है, तो 1/2 तो 0.5 आ गया. So that comes out to be 0.5 into 10 raised to power minus 34. ऊपर गया 14 तो बच गया 20, ऊपर गया 30 तो ये हो गया 10. तो 0.5 into 10 raised to power 10 हमारे पास आ जाता है, दैट इज 5 into 10 raised to power 9. क्लियर? नाउ अगेन that is near about approximately 20 times. See, it comes out to be nearly 20 times the velocity of light. मैंने बहुत approximation लिए हैं, तुम अगर exact करना चाहो तो exact करोगे 20 times the velocity of light आ जाएगा. That is the error in the velocity of electron. How can you have this much error? Again, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको यह बताता है दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस. तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आपको यही बता रहा है. ठीक है जी, क्वेश्चन कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. What would be the minimum error in determining the position of a bullet
of mass 10 grams moving at a velocity of 10 kilometers per second if its velocity is known within 0.001%. अब यहां पर हमारे पास सीधी सी बात है, m is equal to 10 gram, that is equal to 0.01 kilogram. So that is the first thing that we need to do. Okay. दूसरा, डेल्टा एक्स हमें निकालना है. डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.001% ऑफ 10 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.001 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, जरा कैंसिल करें, ये 0 गया, ये 0 गया, 100 ये, तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर्स पर सेकेंड. तो दैट इज द एरर इन वेलोसिटी. अब जरा सब्स्टिट्यूट कर दे, हमारे पास आएगा m डेल्टा v डेल्टा x, अब मिनिमम की बात कर रहे हैं, h/4 पाई. ठीक है, छोटा मोटा घुमाना है हमें, और घुमाते हैं तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय m 0.01 डेल्टा v 0.1. ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? एनी कंफ्यूजन? सो दैट इज व्हाट वी हैव एज डेल्टा एक्स. ठीक है, अब यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, यहां पे फिर से इसको 2 कर दें, 0.5 आ गया, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अगेन 0.5 इंटू 10⁻⁻, -34, ये आ जाएगा -31. यही आ रहा है ना, नीचे 10⁻³ ऊपर 10⁻+3 चला जाएगा, -31, यानी कि दैट कम्स आउट टू बी 5 इंटू 10⁻⁻, -32 मीटर्स. यार ये भी कोई एरर है? एक न्यूक्लियस के डायमीटर से भी छोटा एरर है ये. कांट वी से कि द बुलेट्स पोजीशन इज नोन एग्जैक्टली. तो यहां पर एक बात देख सकते हो कि अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो चाहे वो हर पार्टिकल के लिए वैलिड है, लेकिन इट इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द पार्टिकल्स विच आर सब एटॉमिक, विच हैव अ वेरी 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 लो मास, एंड दैट इज व्हाई ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम रोज की लाइफ में यूज नहीं करते. इज इट क्लियर? आई होप मैंने कैलकुलेशन सही की है, कहीं कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं कर दी. मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक है. तो ये 0.1 है, ये 0.01 है, तो 10⁻³ हो गया, ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी हैव. कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ, मिस कर तो दिया. मास कहां है? m 10⁻³ किलोग्राम. नहीं 10 नहीं कर दिया मास, तो यार इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ी ना था. ठीक तो किया मैंने, एम ही चिपका रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ी ना लगाना है मुझे. ओके फाइन, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं की है. मेरे को डर लगता है हमेशा कि मैं मैथमेटिक्स में गड़बड़ कर दूंगा. ओके फाइन, so that's what we find the error. So that's what we have as Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle, although valid for all the particles, is significant only for the subatomic particle. ये subatomic particle के अलावा किसी के लिए significant नहीं है. For larger particles, the compulsory error is much smaller than the least count of even the most accurate instruments. So it's accurate to say the position and momentum of any macroscopic particle
can be exactly determined. ठीक है? For larger particles, the compulsory error is much smaller than the least count for any particle. ठीक है? So that's what we have as the Heisenberg's uncertainty principle. Considering this principle now, we can not talk about definite orbits of electrons. बात खत्म, wherein both position and momentum are known. तो अब हम उसकी बात ही नहीं कर सकते. खत्म हो गया बोहर्स postulate, खत्म हो गई बोहर्स theory. Now at the most we can talk about the probability of finding an electron in a particular region or space at a particular instant of time. A region around the nucleus which describes the probability of finding an electron of given energy in terms of dots is called an electron cloud. तो अब हम इलेक्ट्रॉन के पाथ की बात नहीं करते, हम रीजन की बात करते हैं और उस रीजन में हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करते हैं. इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एंड दैट इज व्हाट वी हैव एज एन ऑर्बिट. Orbital. ठीक है? An atomic orbital may be defined as the three-dimensional space around the nucleus within which the probability of finding an electron of given energy is maximum. यानी कि 90% से 95% तक की एनर्जी है, probability है. Plotting the probability distribution gives the shape of the different orbital. और ये हम करने वाले हैं कल की क्लास में. We are going to talk about the Schrodinger equation. We are going to talk about the probability of finding the electron. We are going to talk about the atomic orbitals. So that is what we have as the Heisenberg's uncertainty principle. That's me at unacademy.com/Anup This is my page on Unacademy जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं सारे की सारी स्पेशल क्लासेस के लिए, सारे के सारे प्लस कोर्सेज के लिए. So join with me on this. This is Medhavi batch. Use it. Use the code AVLive to get 10% discount to join the Medhavi batch for NEET 2022 and 2023. So that's what we have as the Medhavi batch NEET 2022-2023 Journey to Success. This is on YouTube. तो ज्वाइन कीजिए हमारे साथ. मेरी क्लास होती है 10 बजे सुबह केमिस्ट्री की, 8 बजे महेंद्र सिंह सर की होती है, कमल यादव मैम की 11:30 बजे, आकांक्षा मैम की 1 बजे और सी पाहुजा मैम की 3 बजे. सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द सीक्वेंस. वी हैव एम्स रैंकर्स बैच 2.0 जो शुरू हो चुका है 27 सितंबर से, समर्थ बैच 2.0 जो स्टार्ट हो चुका है 27 सितंबर से, सुपर अचीवर्स बैच 29 सितंबर, एंड वी हैव the perfect study partner for NEET UG. That is what we have as Unacademy. So join with us on Unacademy and save up to 20% using exciting combos. Unacademy branded notes आपको मिल सकते हैं which are reviewed by top rankers, curated by top faculties, accessible anywhere, anytime through the Unacademy application, or iconic learners get them delivered at their home at the doorstep in printed format. So, further, you can even get the financial assistance with the help of Unacademy. तो Unacademy की सहायता से आपको आर्थिक सहायता भी मिल सकती है. तो कॉल कीजिए 8100866666 क्लास के खत्म होते ही, and you can get the financial assistance as well. And then we have the Unacademy Combat, which is India's biggest scholarship test for NEET UG aspirants. 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप है. Use the code AVLive and join with it. Unacademy subscription आप ले सकते हैं. Use the code AVLive for 10% off. And you can get the Iconic Plus. Iconic ये plus के अंदर आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. वाइल Iconic में ये सब तो आपको मिलता ही है, साथ ही साथ लाइव मेंटरशिप और लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं. सो डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ इस सेशन का अब से थोड़ी देर के बाद टेलीग्राम चैनल से. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल सके. बी रेडी. मिलते हैं दोपहर को 3:30 बजे प्लस कोर्स में, और हम मिलते हैं कल सुबह 10 बजे इन द नेक्स्ट सेशन जिसमें हम करने वाले हैं श्रोडिंगर्स इक्वेशन. मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. ठीक है? ओके देन, बाय बाय, टेक केयर.